खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद बड़ी खबर में हूँ सईद कादी। नाज़रीन, 27 तारीख तक मुलतवी किया है अदालत की कार्रवाई को। जनाब मोहतरम चीफ सुना है इट हैज़ बिन रिपोर्टेडली, लेकिन अभी इसकी कोई आनी है फॉर्मल, इसकी एक तस्दीक आनी है। लेकिन यह है कि ये बात तय है कि 14 मई वाले फैसले पे सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, और दूसरी तरफ हम एग्जेक्टिव देखते हैं कि वो इस पे उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि सियासी फैसले जो हैं अब अदालतों में होंगे या सड़कों पर होंगे। ये क्या सिलसिला है? नून लीग ने अभी तक अपने लोगों को टिकट्स जो हैं वो नहीं दिए, तो इसकी क्या वजह है? और ज़ाहिर है नून लीग का जो बुरा हाल है, और इसके साथ साथ ये कि नून लीग जो है वो बाईकाट की बात कर रहे हैं। ये अगर अदालत ने कहा तो ये शिकस्त का खौफ है या उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इस पर बात करेंगे। IMF, ये अब एक नई सूरत हाल सामने आई है बड़ी साहब, कि कह रहे हैं कि IMF किसी ऐसी हुकूमत से मामला करना चाहता है जिसकी कोई कंटिन्यूएशन नज़र आए, अवाम में कोई रूट्स नज़र आए, जो कल बात करें उनसे पूछ भी हो सके ये क्या मामला। लेकिन पहले तो आ जाते हैं इस तरफ। अभी 27 मई की खबर आनी है, ये देखेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के फैसले पर खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक तो कायद साहब, 27 मई अप्रैल तक समाअत की मुलतवी की डेट आ चुकी है, अभी रिटर्न आर्डर आना है। रिटर्न आर्डर है। इत्तफाक ये है, आइन और कानून कहता है 14 मई को इलेक्शन होंगे, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ, सुबह नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया कि अदालतें कहती हैं जो मर्जी कहता है मुबैना तौर पर, हमने इलेक्शन नहीं कराने। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह अदलिया पर अटैक किया कि आप होते कौन है कि हम आपके कहने पे इलेक्शन क्यों कराएं, आप होते कौन है, सिर्फ हम होते हैं, मौलाना फजलुर रहमान होते हैं। ये 3 दिन से बातचीत मौलाना फजलुर रहमान, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, फजलुर रहमान साहब और आसफ अली जरदारी में हो रही थी। अगर ये इमरान खान ने दानिशमंदी, और इमरान खान के इर्द गिर्द मैंने कल भी जाफर किया था, 1-2 मीर जाफर हैं जो इमरान खान की 4-5 दिन पहले की वीडियो भी कहीं पहुंची, ऑडियो, अगर वो उनकी ज़ाती पार्टी है। हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, 14 मई को PDM ने फैसला कर लिया हुआ है। उसका इजहार जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जिसने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और तो और कादी साहब बिलावल भुट्टो साहब, जिसके नाना ने कानून बनाया, आज उन्होंने अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी 90 दिन में अगर ताहीर हुई है तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो मेरे भाई हुकूमत हमारी है तो कौन जिम्मेदार है? आप भी बादशाह हैं, नाना के कातलों पे तालियां बजाने वालों के साथ हम बैठ सकते हैं, तो आइन की आइन क्या है? चलें आगे बात करें, आप मुकम्मल करें। सर ये बताया ना, उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन जिसने नहीं कराया हम जिम्मेदार नहीं है। और भाई हुकूमत किसकी है? आप और इलेक्शन कमीशन हो। अगर कोई तगड़ी अदालत होती तो अब तक ये नाअहल होते। इसका मतलब है इस मुल्क में PDM ने बादी नजर में अभी तक ये अहद कर लिया कि इलेक्शन नहीं कराने, और इमरान खान को जानबूझ के एंगेज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ उससे खुश आइन बात है कि अभी तक उमर अताब बंदयाल सब डट के खड़े हैं। उन्होंने आज भी कहा, एक बात याद रख लें, आप मुज़ाकरात के लिए पहले 4 बजे का टाइम दिया गया, और फिर 27 अप्रैल का, इस पे बात। लेकिन उन्होंने कहा ये सुन लें, 14 मई वाला इलेक्शन का फैसला अपनी जगह कायम है, लेकिन अगर 27 के बाद इजलास बुलाते हैं तो 14 मई को तो फैसला इलेक्शन होना ही मुमकिन नहीं है बज़ाहिर। तो ये PDM वाहिद पाकिस्तान की PDM है काई साहब, जो तमाम जद्दोजहद जमहूरियत और इलेक्शन से भागने के लिए आप ये चाहते हैं कि ये रियासत सिर्फ 2 पे खड़ी हो, जो तीसरा पिलर है उसको एक उसकी अलामती शक्ल हो, उसको मलक कयूमों से भर दें, हम वहां सिर्फ मलक कयूम बैठे हो, ठीक है? और यार अपने ही बेड़ा गर्क कर रहे हो। बुर्जुआ स्टेट इस तरह चलती होती है? मुझे बताएं। आज तक बादिउल नजर में बंद कमरों के फैसले कामयाब हो रहे हैं। गो के अदलिया स्टैंड लिया हुआ उमर अताब बंदयाल साहब ने, लेकिन बदकिस्मती है कि PDM अदालतों में जाके कुछ और कहती है, जी हजूर, बाहर आके कहती है ये अदलिया होती कौन है? इन्होंने अंदर जाके तरला किया कि 14 वाली आप हटा दें शर्त, उन्होंने मुस्तरद दिया हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूं मुबैना तौर पर क्या, उन्होंने कहा नहीं, टू बी ऑन द सेफ साइड। उन्होंने कहा भी लो सेफ साइड क्या, असि कोई जंग लड़न आया कि ओले च जाके फायर करिए।
ये अदलिया के रिमार्क्स हैं। उन्होंने फरमाया है कि हम बार बार टाइम दे रहे हैं। अच्छी बात है, तो हुकूमत और अपोजिशन बैठ के किसी एक नतीजे में, उसका आसान तरीका, अगर हुकूमत की नीयत ठीक है, कादी साहब बिलावल साहब ने जो लफ्ज़ किया मुझे बड़ी तकलीफ हुई है भाई गए पाकिस्तान के, यार ये क्या आइन से खिलवाड़ है। हुकूमत की नेक नीति है, चले मान लिया आप इमरान खान के 14 मई पे नहीं चाहते, जुलाई के एंड पे चाह रहे हैं बड़ी ईद पे ना हो, बड़ी ईद पे इन्होंने लेला देना ना, बै वो देना कुर्बानी दा। तो भाई आप सिंपल बात है, अगले महीने कौमी असम्बली सिंध और बलोचिस्तान तहलील कर दें, वहां निगरान हुकूमत ले आए, 60 दिन में इलेक्शन साहब अगर नीयत ठीक है तो। लेकिन भाई साहब मुझे लगता है ये इलेक्शन नहीं करवाने भट्टी साहब, अब इस बात पे कोई दो आरा नहीं है, कि ये अपने वोटों को इज्जत देने वाले वोटों से भाग रहे हैं, वो वोट ने अफरीत लगता है। अब चलें सुने जरा बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं। No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. I don't think I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult dialogue process to be successful with a gun to our head. बड़ी उन्होंने माशाल्लाह शुस्त अंग्रेजी बोली है। गन टू हेड क्या है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ कह रहे हैं कि भाई एक आईनी चीज को पर हमने अमल दरामद करवाना है, मुल्क में क्योस है, उससे बचने, तवाइफुल मलूकी से बचने के लिए आपस में बात कर लो। उस वक्त एक मिनट बटी, उस वक्त कौन सी गन थी आपके हेड पे जब तमग़े जमहूरियत एक जनरल साहब को दिया गया था, और उस वक्त कौन सी गन थी जब आपने वोट डाले थे लाइन में लग के एक्सटेंशन के लिए? तब तो कोई मेरे ख्याल गन नहीं थी, वो तो जमहूरी तौर पर आपने किया था। मगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के हाथ में गन है। कमान भट्टी साहब, आप यू आर किडिंग। मैं तो लाहौर का प्योर लोरी हूं। अंग्रेजी में मैसेज इसको दिया और क्या कहा इन्होंने अंग्रेजी में, मुझे समझ नहीं आई। गन क्या होता है? कह रहे कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सर पे गन रखी हुई है। नहीं, आप आपस में गन रखी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। गन तो इन्होंने रखी हुई है। आज ये तकरीर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी जिसमें आइन से बगावत का ऐलान हो, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली हो। भट्टी साहब, आइन के सर पे, बंदूक के सर पे तो रोजाना बंदे अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। अगर आइन बेजमीन ना होता, वतन अजीज में कानून होता, तो आज 11 जनवरी तक इलेक्शन हो चुके होते। लेकिन गन का इस्तेमाल आप करवा रहे हैं। वैसे भट्टी साहब, जमहूरियत को, कादी साहब अदब एहतराम के साथ, जमहूरियत को गन्नों से ये सुराख कर रहे हैं, आइन पे रोजाना हमला कर रहे हैं गन पॉइंट में। चाहे गन किसी की है या हाथ किसी का, मुझे नहीं पता। मुझे बता देना कादी साहब, एक आईनी माहिर बताए जो कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, तो कौन जिम्मेदार है इसका? तयन मुझे कर दें आज कि 90 दिन में अगर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन, दो में से एक को लटका दो उल्टा। अगर नहीं है आइन में कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना जरूरी, तो कह दो भाई है ही नहीं जरूरी, जाओ भागो। क्यों अदालतों में जाके कहते हो टाइम दो? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि यार देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी, मेयर बेनज़ीर भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है। अब ये जरदारी साहब की पार्टी है, भुट्टो की पार्टी नहीं है। मगर एक बात और है कि एक शॉट अगर आप निकलवाएं जो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने इस अदालत पर हमले के वक्त दिया था, किसी वक्त निकलवाइएगा, मैंने कल ही सुना है। अगर एक शॉट सुनिएगा। ऐसा वैसे बिलावल साहब को चाहिए था अपने नाना की कब्र पे जाते और उन्हें कहते आप ये लिख के क्यों नहीं गए कि गन पॉइंट में हमारी मर्जी, हम इलेक्शन कराए ना कराए। 90 दिन का इलेक्शन उस आइन में लिखा है जिसके तहत इन्होंने अदम एतमाद लाए हैं। ये इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? किसको सुना रहे थे? सबसे बड़ा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कारनामों में एक कारनामा जो आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, और उस पे उन्होंने साइन करवाए थे, और आज उसी को फ्लाउट करने में बादिउल नजर में हम शामिल हैं। मेरी एक गुजारिश है, हाँ। अगर बिलावल भुट्टो या मौलाना फजलुर रहमान या नवाज शरीफ जो रोजाना इलेक्शन से भागने के रास्ते अपना रहे हैं, यहाँ आके टीवी में एक लफ्ज कहें कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी नहीं है, आइन में नहीं लिखा, इतनी अखलाकी जरूरत तो हो। अगर आइन, वो पता है कल कोई वजीर कह रहा था, अच्छा उन्होंने कुछ कहा है, मगर मैं आपको बता दूं, 90 दिन में ये अब भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है, इसमें लीनियज तब्दील हो गई है। बिला वजह ऊपर ना टैग लगाया करें। चले सुने जरा कुछ फरमा रहे हैं।
This gun to our head, जो 3-2 का फैसला है, जो अक़लियती फैसला है, जो जबरदस्ती अक्सरियत साबित करके हम पे मुसल्लत करने की कोशिश किया जा रहा है, that is the gun to our head. अब मुझे ये बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन तो यार ये तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए होंगे। अच्छा काजी साहब 2 अस्सी तक कमेटी स्कूल नंबर 3 पढ़े हैं। काजी साहब आप हमें आज लिफ्ट नहीं करा रहे, मौका नहीं दे। मैं बिलावल भट्टो साहब अदब एहतराम के साथ, हमारे लिए जितने जैसे इमरान खान काबिल एहतराम है वैसे ही बिलावल और नवाज शरीफ, अगर 4-3 का फैसला मान रहे हो तो आज आम खाने गए थे सुप्रीम कोर्ट, ना जाते, उसके मुताबिक तो ये बैच बै ही नहीं सड़ सकता। अगर इनकी बात ही मान लें फिर आज फरूक नाइक को क्यों भेजा इन्होंने, फिर मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं? काजी साहब कहीं तो हमारे सियासतदानों को चाहिए कि एक बात में खड़े हो जाए, नहीं इलेक्शन कराना ना कराओ। बड़े भोले बादशाह हैं आप, कौन खड़ा हो जाए? ये असूलों की या नजरियात की सियासत है। बिलावल साहब ने 4-3 का किस्म क्या दिया, जबकि 3 नुकरी बेंच के आगे पेश हो रहे हैं और उन्हें इस्तदा कर रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात के लिए टाइम दे, फिर उसी फैसले को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान ही नहीं रहे। हम तो कहते हैं जी हम 4-3 का फैसला मानते हैं, यहाँ वो फैसला दिखा दो जो 7 जज साहब ने लिखा है, ये कहे ना, आप कहते क्यों नहीं, आप शर्मा रहे हैं। साहब मैं तो नहीं शर्मा रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अब ये ना ये अब जाके लंदन वाशिंगटन में ताकत के सरचश्मा अब इनके लिए अवाम नहीं है जो इनके नाना शहीद कहा करते थे। अब ताकत का सरचश्मा वाशिंगटन डीसी है, लंदन है, या इधर हमारी कादी सईद, एक आप हमसे पहले 85 में न्यूज में थे, एक तरफ ये कह रहे हैं 4-3 का फैसला, ठीक बिलावल साहब फरमा रहे हैं, आज तो 3 बेंच के फैसले के रूबरू पेश हुए थे कि हमें पार्टियों को मुज़ाकरात करने दो, फिर इधर क्यों गए थे? नहीं, अंदर जाके तरला किया चीफ साहब का कि यार 14 से 14 वाली शर्त हटा दें, और यहाँ आके पहलवान बने। उन्होंने, आपको पता है वज़ारत दफ़ा की भी जो दरख्वास्त थी सर मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा आपका क्या काम। अच्छा मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन भी एक नस्लसानी की अपील लेके जा रहा है, उन्होंने वज़ारत दफ़ा की नहीं सुनी, तो आपकी क्या सुनेंगे? बात है ना सिलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो वफादारी उसने निभा दी है ना काजी साहब, काश वो उससे 5% इस मुल्क के आइन के साथ चलता, इस मुल्क के कानून के साथ चलता, तो आज ये तसादम जमातों में ना होता। जब आपके अदारे कमजोर होते हैं फिर सियासी जमातें दस्तों गिरेबान होती हैं। जब आइन अपना रास्ता नहीं लेता तो माफिया अपना रास्ता बना लेता है, वो गुजर गए अपनी मर्जी से बना लेता है। बिलावल साहब का एक शार्ट सुनवाता हूँ, कवालियाँ करते रहते हैं, अवाम आइन आइन अवाम आओ, अवाम से ऐसे डर लगता है जैसे 440 वोट का करंट हो। जी सुनाएं, क्या करें? तो जो 90 दिन के आर में जबरदस्ती पंजाब का इलेक्शंस पहले करवाना का साजिश है, उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो मौकिफ है वो कौम के सामने रखा है कि हम कल भी 1 यूनिट के खिलाफ थे और हम आज भी 1 यूनिट के खिलाफ हैं। इसमें 1 यूनिट किधर से निकल आया? 1 यूनिट जो था वो जो कादी साहब, कभी कोई कहता सिंधु देश, कभी कोई 1 यूनिट किधर से आ गया? जाग पंजाबी जाग। अब सुने जरा, सुने काजी साहब, मैं क्योंकि भट्टो साहब सबक तो ठीक पढ़ाया करो, बिलावल मोहतरम भाई हमारे बेचारे नलायका को ट्यूशन पढ़ा जी, वो कह रहे हैं 90 दिन में जबरदस्ती इलेक्शन करवाने की साजिश। 90 दिन में तो आइन में लिखा है, तो साजिश किसने की? ये मुझे काजी साहब आज मुझे बता। ये मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो और तमाम लोगों ने जिन्होंने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किए थे, और साहबजादा फारूक अली हमारे जो हैं उन्होंने उस वक्त स्पीकर थे, ये साजिश उस असेंबली ने की थी। तो फिर 70 की असेंबली ने की थी। ख्याल है बिलावल भुट्टो जब से सियासत में आए अपना उस्ताद बदलने, उनके मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने कहा 90 दिन में जबरदस्ती इलेक्शन करवाने की साजिश। वो मेरे भाई इनको इतना भी नहीं पता, ये आइन है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म साजिश नहीं होता, अमल दरामद करना होता है। काजी साहब इस तरह अदारों की तजलील अगर कोई दूसरा उदारा ताकतवर भी करा रहा है, याद रखें वो भी गलती कर रहा है। याद रखें मुल्क में हमेशा आइन की हुक्मरानी इज्जत करने से होती है, खौफ से नहीं। मैं आपको अगवा करके ले जाऊँ, बेलिबास कर दूँ, आपके सर मंडवा दूँ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी दुश्मन के साथ भी हो, तो ये आपकी इज्जत नहीं है। अच्छा मौलाना फजलुर रहमान हैज़ दी सेम, इसी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और आइन और इनका राइटर नवाज शरीफ है ना, दोनों का। तो सुने, और हालत क्या है? तो एक नवाज शरीफ एक कॉन्विक्ट जो बाहर बैठ के इनको ऐसे हिला रहा है जैसे कठपुतलियाँ हैं ये। चलें सुनिए जरा क्या फरमाते हैं मजीद मौलाना फजलुर रहमान से।
अदालत हमें कहती है कि आप इस ट्रक के पीछे चले, तो हम अदालत के इस जबर को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। एक जमाना था जब बंदूक के साए में हमें कहा जाता था बातचीत करो, आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें और बातचीत करें। अब देखिए हथौड़ा तो कोई नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं कि यार आइन में लिखा हुआ तो इलेक्शन करवाओ। इस पे कोई आदमी ये नहीं कहता कि आप जो है, इस पे कोई भट्टी साहब इख्तलाफ नहीं है कि भाई ये काजी साहब, मुझे दुख है कि अफसोस है कि फ़ाइद ईसा साहब या अतर मनैला साहब ने दर्जनों सौ मोटो लिए, हमें भी कई दफ़ा इनकी समाअत हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं अदालत के जबर को भी तस्लीम नहीं करेंगे, यानी कि उनके हुक्म को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर अदालत का हुक्म भी तस्लीम नहीं करना, मान लिया, आइन भी नहीं मानना, तो फिर मुल्क पटे पे इनको दे देना फॉर एवर। यही तो मांग रहे हैं, तुम बड़े बादशाह हो, दे दें क्या? वो कहते हैं दो नहीं, यहाँ के जराए पैदावार हमारे हैं साहब, कोई वोट नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई अदालत नहीं। वो कह रहे हैं अदालत के जबर को भी हम तस्लीम नहीं करते। जब इन्हें नैब ने बुलाया, इन्होंने कहा नैब होती कौन है, हम उधर के पेशावर के अहम तरीन शख्सियत के दफ्तर के बाहर 2 लाख लेकर मुजाहरा करूंगा। इसका मतलब है चंद खानदानों के पाँव की रखेल है कानून, जब चाहे पाँव तले रोंदें और गरीब आदमी इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर होता रहे। तो काजी साहब फिर इस मुल्क में मुस्तकबिल क्या रोशन कह रहे, क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? चले ये सुने यार, ये आप सुनवाई चले जा रहे हैं, सुने। मैं आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। हथौड़ा नहीं चलेगा, जबर नहीं चलेगा। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए, तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने की बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। अदालत जो है वो 14 मई में फंसी हुई है, तो वो शायद अदालत को कोई रास्ता देना चाहती है। अदालत हमसे क्यों रास्ता ले रही है? अदालत ने खुद जबर का फैसला किया है, वापस ले। जबर के फैसले को हम तस्लीम नहीं करते। भट्टी साहब, अदालत अवाम का फैसला और अवाम की अदालत तो इलेक्शन होता है, जिसकी तरफ इमरान खान ने आपको मुंह करने के काबिल नहीं छोड़ा। आपकी KPK में उड़ा के रख दी आपकी बेस, और हालांकि बड़ी पुरानी बेस थी। मौलाना अबैदुल्ला सिंधी और तमाम बड़े, ये कोई मामूली खानवादा नहीं था, फारुक करके रख दिया। आप खड़े नहीं हो सकते वहां पे। जो गंडापुर को अंदर करवाया है, क्यों करवाया है? उन्हें जमानतें जब्त करवानी है आपकी। सच पे जो हेर फेर करके इन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगाई है, हम भी इस बर्बादी में साफी भी बहुत शामिल है। अच्छा, हम भी हैं भट्टी साहब? 100%। मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ। उन साहब ने भला क्या कहा है? इमरान खान की तकरीर नहीं दिखाने दी जाती। एक और सरकारी अफसर है, परसों दिन उसकी डांग सर पे मारी गई, दिखाओ। अब इन्होंने फरमाया है कि हम अदालत में नहीं जाएंगे, अवाम की अदालत में। अवाम से तो भाग रहे हो इलेक्शन से। जाहिर है अवाम की अदालत कौन सी है? इलेक्शन बताए। अवाम में जाने का आईनी तरीका क्या है? मुंतही वज़ीर आज़म जिस एक बेजान पर्ची से अपने मुस्तकबिल का अवाम ने 5 साल का फैसला करना होता है, वोट देना है, उधर से भाग रहे हैं। अवाम से तो चिड़ा, अवाम ने तो इनको इन्हीं के हल्के में शिकस्त दे दी। काजी साहब, इस जमहूरियत में नजरिया ज़रूरत सियासत में हो या अदालत में, इसको दफन करना होगा, साफत में भी दफन। अगर मुल्क को आगे ले जाना, नई जनरेशन को, अगर मुल्क को इसी खाई में रखना है, मौलाना साहब को सुबह बुलाना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को, या हाई कोर्ट के उमर अता बंदयाल साहब, सॉरी अतर मनैला साहब ने कही लिए, मौलाना साहब ये हुक्म करें। आप कह रहे हैं मैं फैसला नहीं मानूंगा, आप कह रहे हैं मैं अवाम में जाऊंगा, क्या आप इस बात पे कायम है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? फिर जो आइन कानून का था उसके मुताबिक फैसला। आइन कानून को छोड़ें, यहाँ बाबर अवान साहब फरमा रहे हैं कि इनके फरजंद अर्जुमंद जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्हें उनके मुताबिक बाबर अवान साहब इसी स्क्रीन पे कह के गए हैं कि 225 करोड़ के उनको फंड मिल गए हैं, तो जमहूरियत तो बहाल हो गई है। लेकिन चलें सुने ये क्या फरमाते हैं। इमरान खान को इसका अहल समझते हैं कि उनके साथ बातचीत हो जाए, हम उनको नाअहल समझते हैं उनके जराइम की बुनियाद पर। कोर्ट पहले उसकी बुनियाद पर फैसला दे कि ये शख्स जो है ये फला जराइम में मुलव्वस है और उसकी बुनियाद पर वो नाअहल है, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है, ये नहीं चलेगा। नहीं भट्टी साहब, ये आर्गुमेंट दुरुस्त है। सबसे बड़ा उसका जुर्म है कि उसने इनको इस मकाम पे ला खड़ा किया है कि इनकी जमानतें जब्त ना हो जाएं। ये भी इससे बड़ा कोई जुर्म है भट्टी साहब? काजी साहब, फिर मैं कुछ कहूंगा ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये लंदन प्लान की बात की है, यही मरियम नवाज कहती है हमसे वादा किया गया था कि इमरान, उन्होंने कहा पहले इमरान कोई वादे नहीं होते। मेरी अर्ज सुन लें, फिर आप उससे इख्तलाफ करें, आपका हक है। मेरी इतला के मुताबिक लंदन प्लान ये था कि इमरान खान नाअहल होगा,
रास्ते से हटेगा, नवाज शरीफ की सदाएँ माफ़ होगी। मैं रिपोर्टरों ने मुझे खबर देने दें, इन्होंने ये भी कहा है कि हम उसको सियासत के मैदान से बाहर फेंकना चाह रहे हैं, आप लाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है आप आइन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। लंदन के दूर दराज में फ्लैट से होने वाले फैसलों पर अमल दरामद हो रहा है। अब इनकी ख्वाहिश पे क्या इमरान खान को सियासत से फेंका जा सकता है? इसका फैसला आवाम के पास चले जाएं इलेक्शन करा के। मुफ्ती साहब, बात यह है कि आप ऊपर से चीज़ों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी पिटी हुई जमहूरियत क्यों ना हो, जितनी भी टूटी फूटी जमहूरियत क्यों ना हो, आप ऊपर से कंट्रोल करेंगे, कश्मीर में कर लेंगे, वहां कर लेंगे, वहां कर लेंगे, नीचे से रग आपके निकल चुकी है। देखिए ना, बेसिकली तो अब जमहूरियत जो इलेक्शन से भाग गए हैं। काजी साहब, इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट है, हर मुल्क में होती है, यहां भी है। मैं इस मुल्क में अदलिया है, अदलिया आज तक है, मगर ये चाहते हैं कि सिर्फ 2 पिलर हों। सर मैं गलियां हो जाए सुनियां दे विच मिर्जा यार हम आम शहरियों के लिए प्रोग्राम करते हैं, जो मजदूर के फूड जो बैठ होटलों पे दे, आम लोगों के, मेरी तरह फकीर आदमी। पार्लियामेंट है, आपको अद्दी पचद्दी है, वो भी है। तो इसके बावजूद रोजाना तौहीन अदालत हो रही है, तो अदारे अपना किरदार अदा क्यों नहीं करे? वज़ीर आज़म कहते हैं मैंने इलेक्शन नहीं कराना, सुन लें। वज़ीर कानून कहते हैं हमने नहीं कराना। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कहते हैं हमने नहीं कराना। बिलावल भुट्टो कहते हैं गन पॉइंट पे हम फैसला नहीं मानेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं इमरान खान को सियासत से बाहर फेंको। जब हमारे ऊपर शिकस्त का खौफ उतर जाएगा, पीटीआई पूरी की पूरी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, आप उसको माइनस करने वाले कौन होते हो? ये फैसला अल्लाह के करने दो। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। जिस दिन एक दिन किसी ने बुला लिया ना, ये आपने अगर बयान दिया है आइन के मुताबिक है तो मोस्ट वेलकम, और खुल के बात करें। अगर अदालतों की तस्दील कर रहे हैं तो अडयाला जेल कोई ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। बहरहाल भट्टी साहब, ये तो हमारा मनसब नहीं है, हम तो एनालिसिस कर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं वापस के। मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है, और मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या मुज़ाकरात और नो मुज़ाकरात की तरह 2 ग्रुप पाए जाते हैं? क्योंकि हार्ड लाइनर्स तो मरीम साहब हैं या मियां नवाज शरीफ साहब हैं, तो क्या जो है हमज़ा बहुत खामोश हैं, सबड्यूड है, वो एक मॉडरेट वॉइस समझे जाते हैं PMLN में। अंदर के क्या मामलात हैं भट्टी साहब, आपसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक तरफ तो PTI ने अपने जो टिकट्स हैं उनका, जो जिनको मिले हैं उनका ऐलान भी कर दिया है, मगर दूसरी तरफ अभी मुस्लिम लीग नून नहीं ऐलान कर रही, और वो उनकी तरफ से बात ये आई है कि हम जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता हम इनको, तो अंदर की क्या कहानी है? और फिर क्या अंदर को मॉडरेट, और ये जो कहानी पहले होती थी गुड काप बैड काप, इस तरह की बात कहानी? साहब, मैं मुस्लिम लीग नून वाद या 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है, उसमें शक्को शुबे की गुंजाइश ही नहीं। एक नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा, दूसरा शहबाज शरीफ और कुछ सीनियर पॉलिटिशियन जो मुल्क में बेहतरी से ले जाना चाहते हैं। देखें, एक तो उन्हें उम्मीदवार की तलाश में बहुत मुश्किलात हो रही है। कई सीनियर मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों ने कह दिया आपका ये रवैया रहा अदालतों पर हमला और एस्टैब्लिशमेंट पर हमला करने का, तो हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। हमारे लिए इन हालात में जो आपने 1 साल में माशी तबाही के दहाने मुल्क को खड़ा कर दिया, इंतकाम में हम नहीं लड़ेंगे, बहुत सारे सीनियर लोगों ने। दूसरी तरफ आप देखें कादी साहब, एक तो इन्हें पता है हमने इलेक्शन ही नहीं कराने, ना वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते हैं ना आइन को समझते हैं, उन्हें कागज लेने। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग को मरीम नवाज ने रहा तो इन्हें पंजाब में 30% उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। अगर अब इसको, ये क्या आप कह रहे, इतनी पुरानी पार्टी है भट्टी साहब? और पार्टी पुरानी हो गई ना, पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी थी, लाहौर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे खंबे जीतते रहे। 8 के इलेक्शन में बता दें कितनी सीटें थी, 13 के और 18 के। पीपल्स पार्टी की कितनी थी? मैं ये नहीं कहता कि नून लीग खत्म हो गई, एक बड़ी जमात है, कड़वा सच है। दूसरी बड़ी जमात है हमजा शहबाज, जब से आया एक बयान नहीं दिया। अगर वो हाइबरनेशन में क्यों चलेगी? नून को मुतहर्रिक करना है तो हमजा को लाना होगा, अगर नून लीग को करना है। उसकी वजह आप बोलिए मंजे तू की जाने नाल, आपको नहीं पता उन्हें किस बात का गुस्सा है। उसकी
उनकी जब वजारत आला गई, सबसे ज़्यादा जश्न किसने मनाया? किसकी वजह से मरीम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया? सारे उन्होंने हमजा के बंदे पकड़ के बाहर फेंक दिए। हमजा शहबाज साहब ने शुरू से एक्टिव सियासत की है, मरीम नवाज साहबा ने सिर्फ सोशल मीडिया की सियासत की है, मोहतरमा ने फील्ड में सियासत नहीं की। वोटर का अपना मिजाज है, गांव में बरादरियाँ होती हैं, चौधरी है, धड़े है, इधर से जाना है, आपको वार्ड वाइज तैयारी करनी पड़ती है, यूनियन वाइज करनी पड़ती है। इस बरादरी का वोट है, इधर इस बरादरी का वोट है, यहाँ राइयाँ, यहाँ ABCD है। इनका ये कोई तजर्बा नहीं, मास हुआ मीडिया के परवेज रशीद के कहने पे 2 बयान दाग दिए बस। तो मुस्लिम लीग नून एक ये समझती है कि इन हालात में इलेक्शन किसी भी सूरत कराना, इमरान खान को वजारत आला पंजाब देना। दूसरा, वो कहते हैं कि हम नाअहल हो जाएं, चाहे 5 बंदे नाअहल हो सकते हैं बादियुल नज़र में, जो आईनी माहिरीन कहते हैं, तो उसके बाद अगर इलेक्शन ही नहीं होने तो हम बंदे क्यों खड़े करें? वरना इलेक्शन की एक्टिविटी 14 मई को इलेक्शन है, आज 20 अप्रैल हो गई है, सिर्फ 24 दिन रह गए हैं। तो लोगों के तो दफातर खुले होते थे, देगें बन रही होती थी, रात को कारकुन हर जमात का अपने अपने एंजॉय करता था। आप पूरे लाहौर नहीं, पंजाब में कहीं आपको इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आएगा। क्योंकि मैंने परसों चौथे एक इंतज़ामी अफसर और एक पुलिस अफसरान पंजाब का, मैं क्या सर सुनाएं क्या इलेक्शन की तैयारी है? कहते कौन से इलेक्शन? हमें तो वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन नहीं हो रहे। वज़ीर आला साहब को कैसे पता है? मुझे नहीं तो पता। निगरान वज़ीर आला थे भाईजान, मैंने थे या हैं? देखें, आईनी तौर पर नहीं है, जबरदस्त अमली तौर पर हैं, अमली तौर पर हैं। तो कादी साहब, जब मुल्क में आइन का ये राना सनाउल्लाह साहब कैसे मुस्कुरा रहे हैं आइन शिकनी करके, क्या कर रहे हो यार? आज आपकी हुकूमत नहीं है। अच्छा, मैं कुछ ख्वाजा आसफ साहब के 2 शॉर्ट सुनवाता हूँ। अच्छा, ख्वाजा आसफ साहब भी ना कमाल का पाँव इकट्ठे करके ना हकायक के बरक्स बातें करते हैं। ये जरा सुनाएं जी दोनों। जो शख्स एक दिन पहले कुछ कहता है कि हमने बहालत मजबूरी अकोमोडेट किया, दूसरे दिन कहते हैं नहीं। तो इन साहब के बारे में आप ये संजीदा हैं कि ये सियासत में मेरी आपकी नई जनरेशन और ख़ुद सियालकोट की नई जनरेशन को अच्छा आइन कानून तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? जो यार मैं हैरान हूँ, बड़ी जुर्रत चाहिए कि आज मैं टीवी पे कहूँ कि मैंने बाजवा साहब के कहने में 2 जूनियर जज तैनात कर दिया, अगले दिन कहूँ नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन और कह लूँ। ये बड़ी हिम्मत है। मैं वैसे अगर ख्वाजा साहब के आप दोस्त हैं तो मैं ख्वाजा साहब को मिठाई देना चाह रहा हूँ कि यार एक प्रोग्राम के शाज़े में आपका ये फरमाना था, दूसरे डॉन में आपका ये था। तो ऐसे लोग तो कीमती हीरे हैं। अच्छा, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी मिसगाइड करने के लिए आगे लाए। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी कुछ ऐसी बात की थी, वो जरा सुने। जी भट्टी साहब। अच्छा, ख्वाजा साहब का तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मोहतरम आदम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा उस वक़्त की अस्करी क़यादत के सरबरा, अस्करी किसको कहते हैं? मैं जरा बड़ी साहब, और कौन? और क़यादत इसकी किसके पास होती है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उधर तो ये ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात ही कोई नहीं। अब मुझे बता दें, एक मेरे डिफेंस मिनिस्टर है, एक मेरे लॉ मिनिस्टर है, तो मैं किसकी बात मानूं? अगर एक दिन में तजादात की ये रफ्तार है तो 1 साल में इस मुल्क के जवाल की रफ्तार उससे 100 गुना तेज है। जवाल की रफ्तार उससे 3 गुना तेज है। मेरी तो एक ही गुजारिश है दारों से, खुदा का वास्ता भूल जाए नून लीग, भूल जाए पीपल्स पार्टी, PTI, इमरान खान से भी हमें कोई उम्मीद नहीं। आइन और कानून को फॉलो करो अगर इस मुल्क को बचाना है। आइन कानून ताकतवर और कमजोर के लिए एक, किसान को भी वो दो जो बिलावल को असाइशी। आप जब ये बात कहते हैं ना तो मुझे मरहूम मंजूर हैदर शाह साहब याद आ जाते हैं, जो कहा करते थे कि दुआएं मांगते रहते हैं रात भर ये लोग, बिकाइनों के फलों में मिठास आ जाए, दुरकोने मिठे हो जान, आइन और कानून पे चलें। और जिनका जन्म आइन को डिच करके हुआ, आइन को तोड़ के हुआ, और वो फिर उसकी उसी पे फिर चलते चलते माशाल्लाह वतन अजीज अब डिफॉल्ट की खाई के करीब आन पहुंचा, तो वो आप करेंगे। मैं ब्रेक लेनी आप जल्दी। 30 सेकंड। आप माशाल्लाह उस्ताद भी नहीं पढ़ाते हैं। सर जी, अच्छा, डू यू थिंक जिस तरह की भी ये माहौल है, आइन से तसादम, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली, आपस में नफरतें बढ़ने से
क्या मुस्तकबिल में माशी तबाही बेहतर हो जाएगी? चले आप मैं इस बात पे अपनी राय दे दें मैं प्लीज। एक राय दे के ब्रेक की तरफ जा रहा हूं कि ये एक रियासत के पिलर यानी सब ड्यू करना बुनियादी तौर पर यही रियासत जिसके सर पर बैठ के आपके खानदान मौजे कर रहे हैं उस पर खुदकुश हमला करना है। ये खुदकुश हमला होगा, आज रियलाइज कर लें तो बच सकते हैं, बहरहाल नहीं तो खैर आपकी सवाबदीद है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बात करेंगे IMF क्यों मुआहदा नहीं कर रहा, क्यों डिले कर रहा है और उसकी कुछ इशारे मिल भी रहे हैं, इसी की बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पटी साहब, एक कहानी छोटी सी 2 हरफी आपको सुनानी है। अब वतन अजीज़ में स्टेक होल्डर बड़ा चलता है आजकल। इस तरह की इस्तिलाहें बड़ी आई हैं, इधर से IMF, वर्ल्ड बैंक, NGOs लेके आती हैं। इस मुल्क का अब सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ना इस मुल्क का कोई इदारा है, ना कोई पोलिटिकल पार्टी है, ना इस मुल्क के अवाम तो खैर कभी भी नहीं थे। इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर IMF है। पूछे वो क्यों? वो इसलिए कि पूरे साल की वसूल करने के बाद, सूबों को पैसे देने के बाद जितने पैसे बचते हैं उसमें 200 अरब और डाल के वो भी कम पड़ जाते हैं, उसमें 200 अरब और डालना है और हमने IMF के हवाले कर देना है। बाकी फौज, हमारा दिफा, आप, मैं, तो इसलिए अब बड़े स्टेक होल्डर। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, चाहे वो मुइन कुरैशी साहब हो, चाहे वो शौकत अजीज साहब हों, अपने किबला जीनियस जो हैं, मैं समझता हूँ लॉर्ड केन्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स के बाद अगर जो हमें सागदार साहब मिले हैं, उनकी मेहरबानियों से अब हमें 24वां प्रोग्राम चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि 23वां तो हुआ मुकम्मल, उसके 4 टके दे दो और अब 24वां भी दो, क्योंकि अगर ये हेरोइन की अगली डोज हमें ना मिली तो फिर हम कांपना शुरू हो जाएंगे। सवाल मेरा ये है, और खबर खत्म बता कि कहा यह जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम बात उनसे करेंगे जो स्टेबल गवर्नमेंट हो। अच्छा कायद साहब, इसको तो पता नहीं आज है या कल नहीं है। तो शहबाज शरीफ खुद कहते हैं बेकारियों की चॉइस नहीं होती। आज 40 साल में जितने हुक्मरान आए उन्होंने लूटा, उन्होंने अपनी इकॉनमी बेहतर की, मुल्क को तबाह कर दिया। जब आपकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों पे एतबार नहीं करती, अपने आइन को नहीं मानती, अपनी अदालत को नहीं मानती, अपोजिशन को नहीं मानती, अवाम को नहीं मानती, तो ऐसी लूली लगड़ी अपाहज हुकूमत को IMF क्यों माने? मुझे बताए ना, मैंने भी एक डील करनी है किसी से एज ए बिजनेसमैन, मुझे मैं उस आदमी से क्यों करूंगा जिसे मुझे पता कि एक दिन पता नहीं शाम को ये हो ना हो। इसके तो पाँव को बैसाखी ही नहीं है। आपने एक छोटा सा मकान कल हो ना हो 10 दफा उसकी रजिस्ट्री चेक कराते हैं, बार बार पटवारी भी हराम खाता, उसको भी पैसे लगाते हैं, इधर से कराते हैं कि यार गड़बड़ ना हो। वैसे LDA फ्रॉड में ना PhD करनी है LDA ने। लेकिन काजी साहब, आपको अच्छे हुक्मरान चाहिए, सियासतदान। हम नीचे तक ठीक हो जाएंगे जिस दिन ऊपर से चलना शुरू हुआ, अदरवाइज हम ऊपर से चल के नीचे तक खाई में गिर चुके हैं। इस तरह मछली की पहले ऊपर मुंह से गलना शुरू होती है, क्योंकि इनके पेट नहीं बड़े। 4-4 दफा हुक्मरान बन चुके हैं ये, 4-4 दफा। मुझे कोई ऐसा लीडर बताएं जो इक़्तिदार में आया हो तो उसके असासे इक़्तिदार में जाने के बाद कम हुए हो। अगर 50 गुना ना बड़े होंगे तो काजी साहब मैं हर सजा का मुस्तहिक हूँ। कोई ऐसा लीडर बता दें पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी देखें, दूसरा ये अब चूना कैसे लगा गए हैं, 27 को जवाब देंगे। भाई सुबह जूम पे सब मीटिंग कर लो, ईद में सारे भाई घर जाते हैं, मीटिंग किसने करनी है? आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, बाकी तो जुमा जाजना ले। दिनों में जिंदा हैं। देखें ये तो 2-2, 3-3 दिन कारी साहब नहीं, आज बुध है, आज जुमे रात है, अगली बुध तक आप डेट लेके यार क्यों अवाम के मजाक कर रहे हो यार? खुदा के वास्ते फैसला करने वालों कर गुजरो। अगर नीयत थी ना इलेक्शन कराने की, इकट्ठे बैठने की, तो जूम पे बैठ जाते सारे पॉलिटिशियन। अच्छा, अब एक तो ये देखें आपके सामने माली मुश्किलात के बावजूद 50 अरब का सवाबदीदी फंड जो है वो मुख्तस किया गया है। ये सवाबदीदी फंड होगा, इसको जहाँ मर्जी आप खर्च कर लें। उसके बाद 239 अरब रुपए का कर्जा स्टेट बैंक से, किसके कहने पर जो है उसने स्टेट बैंक ने दिया। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ जो कुछ हो रहा है। तो सवाल ये है कि कोई मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, कोई प्लान, कोई कहानी, जितनी गुफ्तगू हुई है, साजिश हो रही है, अदालत का हथौड़ा, फलां का डंडा, 1 यूनिट, इर्रेलेवेंट फजूल बातें, इस मुल्क को माशी तौर पर वायबल रख सकते हो? काजी साहब, या ये इंसॉल्वेंट हो चुका है? काजी साहब, अच्छा, कल रात को एक शख्सियत आपके घर आई जो कि मेशियत के नाम से बड़ा नाम था, मैं उनका नाम नहीं पूछना चाहता, उन्होंने आपको क्या कहा?
उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत ने मिलाया, ठीक है, उनके पुराने मरासम में। उन्होंने कहा जी जो ये हालात है, जो इनकी डायरेक्शन है, ये 100 साल भी मुल्क को इस माशी दलदल से नहीं निकाल सकते। खुदा के लिए आप मान जाए, इनके बस की बात नहीं है। बहुत तफसील गुफ्तगू की, कमो बेशतर 2.25 से 3 घंटे उनकी मुलाकात हुई। काजी साहब आप इनकी बात कर रहे हैं, आज आप जनरल अस्पताल में अस्पतालों के नाम ले रहा हूँ, मेयो अस्पताल, जनाज अस्पताल, PAC चले जाएं, अकूबत खाने भूल जाएंगे आप। अकूबत खाने आपकी 22 करोड़ अवाम है यार। काजी साहब फिर इन लीडरों से आपके नवाज शरीफ कब से इलाज कराने गए हैं मुझे बताएं? तो 4 साल हो गए हैं, ये कहते हैं नवाज शरीफ को आने दो, करें, किसी ने रोका उनको आने में? शुक्र करें इस दफा PIA का जहाज नहीं ले गए, पिछली दफा तो सरकार के पैसों पे PIA का जहाज गया था, याद है ना आपको? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ फरमाया, कुछ दिन पहले कुछ कहा, उन्होंने कुछ सुनाते हैं आप। कि खुदारा हमें अवामी खदमत के मैदान में सियासत को शजरे ममनुआ करार देना चाहिए। कोई हुकूमत आए जाए, तालीम और सेहत के मैदान में कतन सियासत की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। काजी साहब गल मुकदी मकाओ, ऐसे ही आज फैसला करने। शहबाज शरीफ साहब मोहतरम काबिल एहतराम, जब इनकी इक़्तिदार नहीं आया था 1-1.5 महीना पहले मेरी इनसे बहुत तफसीली मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, बड़ी डिटेल। बज़ाहिर वो बहुत दर्द दिल है। शहबाज साहब मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप कह रहे हैं ना सियासत और सेहत में नहीं लाना चाहिए, मेरे साथ 2 अस्पताल में चलें, ना तो पहले सेक्रेटरी हेल्थ को कहेंगे ना सेक्रेटरी एजुकेशन को कहेंगे। अगर जानवरों से बदतर इंसानों का सलूक ना हुआ शहबाज साहब ने, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, शर्म है आपकी इस बात इसमें नहीं, इस बात पे बात और नहीं, वो प्रोटोकॉल नहीं ले जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा। मैं झूठा हूं, बड्डी साहब बात पता क्या है? बात यह है शहबाज शरीफ साहब, आप ठीक कहते हैं, इसमें तो तिजारत होती है। इत्तेफाक अस्पताल का मालिक कौन है, या प्राइवेट स्कूलों का मालिक कौन है? और सियासत माल बनाने का आपने मशीन बना दी है। ये सबसे बड़ा रेट ऑफ रिटर्न 2 चीजों का है। सबसे लोग अपने असासे बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, लोग अपने असासे बेच के अपना इलाज कराते हैं, वहां से आप माल कमाते हैं, यहां पे आप तकरीरें नजरियात की करते हैं, उधर से मालियात अंदर करते हैं प्राइवेटाइजेशन के जरिए। मैं आपको एक छोटी सी, उसमें आप सियासत नहीं कर रहे, तिजारत कर रहे हैं, तिजारत। मैं अर्ज कर रहा हूँ, नेशनल अस्पताल, सर्जीमेट, अमार अस्पताल और ये हमीद लतीफ शरीफ कम्प्लेक्स से पूछो कितनी फीस है वहां पे? सुन ले मेरी अर्ज, अगर इनकी इनकम मंशियात से ज्यादा ना हुई, सिर्फ मुझे आपको मैं चैलेंज करता हूं और शहबाज शरीफ वज़ीर आला को अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं, मुझे सिर्फ बता दें इनके माहाना अखराजात कितने हैं और इनकम कितनी है। सर यही और है। स्कूलों के फ्रेंचाइज का करोड़ रुपए का एक कागज बिकता है, ये फ्रेंचाइज काई साहब को मैंने ले ली, जाओ करोड़ रुपया मैंने ले लिया। और जेडे तुम आइंस्टाइन उत्ते पैदा कर रहे हो भी सन पता है। अच्छा जी, कुछ और भी फरमाया उन्होंने, वो देखेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आप बनाने जाएंगे, हुकूमतों का वो काम नहीं है। आप जो प्राइवेट सेक्टर है उनको आप हायर करें, उन कंपनियों को, और फी कस बच्चा या बच्ची उनको फीस अदा करें और वो उनको डायरेक्टली ट्रेन करें। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो जनाब बिल्डिंगें बनाए और मशीनें मंगवाए और ना जाने उसमें क्या क्या खराबियां हो और वक्त का ज़या हो। बड़ी साहब एक मिनट, मुझे एक बात तो बताएं, वो हुकूमत भी आप और प्राइवेट सेक्टर भी आप, सियासतदान भी आप, नजरियादान भी आप, इधर आप हुकूमत करते हैं। और मैंने एक दिन इनके फर्जंद अर्जमान से सवाल पूछा, मैंने कहा हुजूर आपने 2 मैशतें चलाई, एक आपकी निजी मैशत थी, एक इस मुल्क की मैशत थी। आपकी मैशत पे तो बिल गेट शर्मा जाता है, और जो हमारी मैशत थी उसका बुरकस कैसे निकल गया? तो मुझे सलमान शहबाज साहब ने दुनिया टीवी में ये जवाब दिया, असल में वो हम प्राइवेट सेक्टर में जो है बड़ा HR बड़ा अच्छा रखते हैं। मैं कहा हमारा HR 2 नंबर रखते हैं आप। सियासत माल बनाने का जरिया बन गई है, इसलिए हम खजल हैं। सर क्विकली, मैंने बड़ी चाय अच्छी पी थी शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज साहब के पास टाइम नहीं होगा। शहबाज साहब जो आपका काबिल एतमाद आदमी है, आप उन्हें मेरे साथ भेज दे, मैं हस्पतालों में जानवरों से बदतर अपने प्यारे मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों के साथ सलूक ना करा तो आपका सजा। क्लोजिंग भेजना है मुझे। क्लोजिंग है। इंडिया की 2 स्टेट में कवाल, वहाँ भी है प्राइवेट सेक्टर, वहाँ भी है पब्लिक सेक्टर। लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल के सरकारी स्कूलों में लेके आ रहे हैं, और हम क्या करते हैं, इधर सियासत खेलते हैं, प्राइवेटाइज करके ठेका फरोशी करते हैं, और इस मुल्क को हम डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए हैं। भट्टी साहब के घर जो कल हमारे बहुत बड़े कुमार आए थे, मैं जानता नहीं हूँ, वो कहते थे कि अमली तौर पर हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, थैंक्स टू ऑल दीज पॉलिसीज। इजाज़त दें, ईद
की मुबारक पेश की। अल्लाह करे हालात बेहतर हों, हम इससे इस सब गन से निकलें और ईद के बाद जब आएँ तो कोई अच्छे रास्ते भी इस मुल्क के लिए खुलें। अगले हफ्ते ईद के बाद फिर मिलेंगे। भट्टी साहब और मेरी तरफ से ईद मुबारक।